We need. पता नहीं लगता है मैंने गरम तो आवाज तो नहीं जा रही है। चलिए प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। पहले तो सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों इस नए साल में ठीक है, आप लोग बस एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दो कि सब लोग अपने बदन पे बेटा 2 सितारे ले लो, ठीक है प्लीज। और शायद माँ बाप के बाद बेटा गुरु ही एक दूसरा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अपने छात्र के, अपने शिष्य के सफल होने पर बहुत खुशी होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि इस साल आप सब लोग, हालांकि सब लोग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं बैच में, लेकिन फिर भी जो सीरियस हैं और किसी भी कीमत पे जो नौकरी लेना चाहते हैं, कोई भी कारण हो, जो अपना सब कुछ लगाए हुए हैं ना, सब कुछ जो अपना लगाए हुए हैं, तो भाई आप सब लोग तो बेटा नौकरी ले ही लो। चलिए तो हैप्पी न्यू ईयर। बाकी का परमपिता परमात्मा से ये कामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे रहें, बढ़िया रहें जी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ जाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम है। फिर 2 परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1861 और 1892 के परिषद अधिनियम। ठीक है, नहीं बेटा 2 स्टार होता है, 4 कहां होता है, वो 2 स्टार ही माने जाते हैं। तुम क्या इन्हें गिन रहे हो कि 2 यहां तो 4 हो गए, कहां 2 स्टार ही जाएगा। ठीक है जी, लेकिन भाई ठीक है तुम बस नौकरी ले लो यार। ठीक है जी, तो सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। स्टार्ट करते हैं बेटा 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम इसलिए अति विशिष्ट हो जाता है, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इसमें कंपनी से भारत का प्रशासन अब छीन लिया गया। इस अधिनियम से कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर सीधे क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। क्यों ले लिया? कारण था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। ठीक है, साथ ही ठीक है उन्होंने अब भारतीय राज्य व्यवस्था को बहुत सहज और बहुत ठीक है सीरियस, गंभीर तरीके से उन्होंने भारतीय शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में और भारतीयों के हितों पर, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखने अथवा किसी भी कदम को उठाना प्रारंभ किया। कुल मिलाकर यह है कहने का आशय कि 1858 के इस भारत शासन अधिनियम को लाए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण था वो 1857 का एक बहुत महान क्रांति अथवा एक महाविद्रोह भी था। क्योंकि 1857 की क्रांति ने वास्तव में एक बात तो तय कर दी थी कि अगर अंग्रेज इसी तरह से भारतीयों को शोषण करते रहे और इसी तरह से भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करते रहे तो वो लंबे टिकने वाले हैं नहीं। ठीक है, कुल मिलाकर तो चलिए हम इस अधिनियम के बारे में बात करते हैं। तो इस अधिनियम से कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया और गवर्नर जनरल अब वायसराय के रूप में भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। मतलब वह गवर्नर जनरल भी रहेगा और वह वायसराय भी रहेगा। वायसराय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधि। क्या बेटा? क्राउन का प्रतिनिधि। इसके अलावा 1784 से कंपनी पर जो दोहरा नियंत्रण चला आ रहा था वह दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। 1784 से कंपनी पर जो दोहरा नियंत्रण चला आ रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला वो दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया, दोनों संस्थाएं समाप्त हो गई। उसकी जगह पर एक नई संस्था बनी, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। ये एक 15 सदस्यीय संस्था थी जिसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव होता था। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो इस अधिनियम के प्रावधान क्या है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम। मेरी आज तबीयत सी खराब है बच्चों, पूरा गला चौक हुआ पड़ा है बहुत बुरी तरह से। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस अधिनियम का सबसे पहला प्रावधान यह था कि कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, सबसे पहला प्रावधान, कंपनी से भारत का प्रशासन छीन, कंपनी से भारत का प्रशासन छीन सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया, हाथों में ले लिया। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर, मेरे साथ साथ बोलो, कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन ने उसको बच्चे अपने हाथों में ले लिया। मतलब कंपनी से भारत का प्रशासन अब पूरी तरह से छीन लिया गया और कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, गवर्नर जनरल अब वायसराय के रूप में भी भूमिका निभाएगा। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट। बेटा मैं चाय पी सकता हूं ना, थोड़ी सी अगर आवाज भी आती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मेरी बहुत मतलब गला एकदम चौक है, मैं बोल भी नहीं पा रहा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है सर कि गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल अब वायसराय के रूप में भी भूमिका निभाएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो सर गवर्नर जनरल अब वायसराय के रूप में भी भूमिका निभाएगा। जनरल अब वायसराय के रूप में भी भूमिका निभाएगा। वायसराय के रूप में भी भूमिका निभाएगा। मैं भी भूमिका निभाएगा। भूमिका निभाएगा। ठीक है बेटा, तो गवर्नर जनरल जो है ना सर, वो अब वायसराय के रूप में भूमिका निभाएगा। जब वह गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, जब वह गवर्नर जनरल होगा बच्चे, तब वो क्या करेगा? ठीक है, गवर्नर जनरल तब वह बेसिकली, ठीक है, एज अ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के रूप में कार्य करेगा। जब वह गवर्नर जनरल होगा तो वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा जब वह गवर्नर जनरल होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और जब वह वायसराय होगा, वायसराय, तो एज अ वायसराय वह वास्तव में कौन है? ठीक है, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, भारत में क्राउन का प्रतिनिधि है। वह भारत में क्राउन का प्रतिनिधि है। ठीक है जी, कौन है बच्चे? वो भारत में क्राउन का प्रतिनिधि है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट, जो 1784 से चला आ रहा दोहरा नियंत्रण था बेटा, अब वह समाप्त हो गया। 1784 से चला आ रहा दोहरा नियंत्रण अब समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया। ठीक है बेटा, दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही संस्था खत्म कर दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों संस्थाओं को खत्म कर दिया। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि सर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल
कंट्रोल, दोनों संस्थाओं को समाप्त करके, दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, दोनों संस्थाओं को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जब भैया जी दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया तो उन दोनों संस्थाओं के स्थान पर एक नई संस्था बनती है। जब उन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया तो उन दोनों संस्थाओं के स्थान पर बेटे एक नई संस्था बनाई जाती है, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। उसमें 15 सदस्य होने थे, तो एक नई संस्था बनाई जाती है, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। और उसकी परिषद, ठीक है। ये एक 15 सदस्यीय संस्था थी बेटा, ये एक 15 सदस्यीय संस्था थी, ठीक है। और इस 15 सदस्यीय संस्था का जो प्रमुख था वो भारत राज्य सचिव था बच्चे। कौन था? भारत राज्य सचिव था, भारत राज्य सचिव था इसका जो प्रमुख था, भारत राज्य सचिव था इसका प्रमुख। ठीक है जी, क्लियर है जी बच्चे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, इसके बाद बेटा जो भारत राज्य सचिव है, भारत राज्य सचिव के दर्जा कैबिनेट स्तर की मंत्री का था। तो उस समय जो भारत राज्य सचिव होगा, आपने देखा होगा स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स जो है बच्चे वो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था, ठीक है ना। उसके बाद अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर कौन था बच्चे? वो नौसेना मामलों का मंत्री था। और पैथिक लॉरेंस भारत राज्य सचिव था। तो जो पैथिक लॉरेंस भारत राज्य सचिव था, ठीक है, वो बेसिकली भारत राज्य सचिव था, इसलिए उसका दर्जा कैबिनेट स्तर के मंत्री था। उसका दर्जा जो था बेटा वो कैबिनेट स्तर के मंत्री का था। तभी तो हम बोलते हैं कि भैया जी जो कैबिनेट मिशन भारत आया वो ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा लाया गया था, ठीक है। उसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं। तो पैथिक लॉरेंस उस समय भारत राज्य सचिव था, तो इसका मतलब है कि भारत राज्य सचिव को जो दर्जा दिया जाता था वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दिया जाता था। भारत राज्य सचिव का दर्जा, सचिव का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष था, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष था, ठीक है जी। और ध्यान रखना, अब इसकी परिषद में 15 सदस्य होने थे, है ना, मैंने बताया ना बेटा, इसकी परिषद में कितने? 15 सदस्य होने थे। इसकी परिषद में 15 सदस्य होने थे, इसकी परिषद में 15 सदस्य थे इसकी परिषद में। अब जो 15 में से बच्चे 9 सदस्य, मतलब आधी से एक अधिक, तो 15 में से जो 9 सदस्य होंगे, 9 सदस्य वो ऐसे होंगे, 15 में से 9 सदस्य ऐसे होंगे, कैसे होंगे बच्चे? कि जिन्होंने न्यूनतम, 15 में से 9 सदस्य ऐसे होंगे बेटा जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत में सर्विस की हो, ठीक है। 15 में से 9 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत में सर्विस की हो, जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत में सर्विस की हो, भारत में सर्विस की हो, सेवा की हो, और भारत से आए उन्हें 10 वर्ष से ज्यादा भी ना हुआ हो, और भारत से आए उन्हें 10 वर्ष से ज्यादा भी ना हुआ हो, भारत से आए हुए उन्हें 10 वर्ष से अधिक भी ना हुआ हो, 10 वर्ष से अधिक भी ना हुआ हो, अधिक भी ना हुआ हो, भी ना हुआ हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो भारत राज्य सचिव और उसकी काउंसिल, ठीक है, इसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव है। भारत राज्य सचिव का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान है। भारत राज्य सचिव का दर्जा बाबू किसके? कैबिनेट मंत्री के समान है, ठीक है। इसमें 15 सदस्य होने थे, 15 में से
9 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने 10 वर्ष तक भारत में सेवा की हो और उन्हें भारत से आए हुए 10 वर्ष से ज्यादा भी ना हुआ हो, मतलब 10 वर्ष तक भारत में सेवा की हो और अभी अभी भारत से आए हुए, भारत में अपनी सेवा किए हुए उन्हें 10 वर्ष से ज्यादा भी ना हुआ हो। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। अच्छा, इस बेटा पूरी परिषद का वेतन, ये जो पूरी परिषद थी, इस पूरी परिषद का वेतन, इस पूरी परिषद का वेतन 1919 तक भारतीय राजकोष से दिया जाता था, भारतीय राजकोष से दिया जाता था, राजकोष से दिया जाता था, जिसे होम चार्जेस कहा जाता था, जिसे होम चार्जेस कहा जाता था, होम चार्जेस कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस पूरी परिषद का वेतन 1919 तक भारतीय राजकोष से दिया जाता था बेटा, इसको हम क्या कहते थे, ठीक है, होम चार्जेस। या होम चार्जेस की एक प्रमुख मद ये भी थी कि भारत राज्य सचिव और उसकी पूरी परिषद का वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे अगला 1861 का परिषद अधिनियम। आइए, 1861 का परिषद अधिनियम, काउंसिल्स एक्ट, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, परिषद अधिनियम, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है जी, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का परिषद अधिनियम, ठीक, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। चलिए, अब ये आपको समझना है 1861 का परिषद अधिनियम कि 1861 का परिषद अधिनियम क्या है बेटा। देखिए, परिषद का मतलब होता है, यहां पर परिषद का जो आशय है वो विधान परिषद से है। किससे है बच्चे? परिषद का आशय विधान परिषद से है, और विधान परिषद का मतलब होता है कि साहब ऐसी संस्था जो कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, इस अधिनियम में क्या किया गया, 1861 के परिषद अधिनियम में कि केंद्रीय विधान परिषद बनाया गया, और इस केंद्रीय विधान परिषद में कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लेने की बात कही गई। इनफैक्ट भारतीयों का सहयोग लिया भी गया। तो इस 1861 के परिषद अधिनियम में एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का मतलब है बेटा केंद्रीय विषयों पर कानून बनाने वाली संस्था। जैसे आज संसद है वैसी संस्था, जैसे आज संसद है वैसी संस्था। तो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, गठन किया गया। ठीक है जी, किसका भैया जी? केंद्रीय विधान परिषद का, ध्यान रखना है। तो भैया 1861 के परिषद अधिनियम में एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया और कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। ठीक है, और सर, और कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया, बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया, भारतीयों का सहयोग लिया गया। भारतीयों का सहयोग लिया गया कानून बनाने में। ठीक है, या फिर आप ये कह दो कि विधान परिषदों में भारतीयों को शामिल करके जो भारतीय बार बार अपने संवैधानिक मांगों की दुहाई देते थे कि भाई बेसिकली हमें ठीक है संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए, ठीक, बार बार वो अपनी संवैधानिक मांगों को उठाते थे, तो इस तरह से उनको संतुष्ट किया गया। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद बनाकर उसमें 2-3 भारतीयों को शामिल करके कुल मिलाकर भारतीयों की जो संवैधानिक मांग थी उसको संतुष्ट कर दिया गया। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीय शामिल हुए। ठीक है बेटा, इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो साहब मैंने क्या बोला, इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। वे 3 भारतीय कौन कौन से थे? बनारस के राजा, बनारस के राजा, ठीक है भैया जी, कहां के राजा? बनारस के राजा। ठीक है जी, दूसरे
पटियाला के राजा, पटियाला के राजा राजा और तीसरे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो 1861 के परिषद अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। किसका बेटा? केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था, वो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव थे बेटा। ठीक है, अब इसके अलावा ठीक है जो और सदस्य थे, ठीक है, मतलब केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये जो अधिनियम है बच्चे, ये बहुत विशिष्ट हो जाता है क्योंकि इस अधिनियम में पहली बार ठीक बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया और गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये गैर सरकारी सदस्य कौन है? जो बेसिकली सरकार के द्वारा मनोनीत नहीं है। ठीक है, तो इसमें गैर सरकारी सदस्य भी थे। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्य भी थे, जो मतलब सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं है, उनको गैर सरकारी सदस्य कहेंगे। गैर सरकारी सदस्य भी थे, गैर सरकारी सदस्य भी थे। ठीक है ना, इस अधिनियम में बेटा गैर सरकारी सदस्य भी थे और बहुमत जो था वह सरकारी सदस्यों के पास था। बहुमत सरकारी सदस्यों के पास था, सरकारी सदस्यों के पास था। ठीक है, ध्यान रखना है जी, बहुमत सरकारी सदस्यों के पास था। तो 1861 का परिषद अधिनियम, इसमें केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया जी। किसका? केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया जी। किसका? भारतीयों का सहयोग लिया गया। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया जी। ठीक है, बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव। लेकिन इस अधिनियम से ठीक है बहुत सारी चेंजेस हुए। सबसे पहले इस अधिनियम में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है सर। ऐसा पहली बार हुआ कि जब बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लेकिन बच्चे ठीक ना, गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट तो प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य होंगे वो बजट पर प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का, क्वेश्चनिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसी अधिनियम में पहली बार एक अर्थशास्त्री विल्सन हुए। उन अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया। ठीक है, तो इसी अधिनियम में ऐसा पहली बार हुआ था बेटा कि अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया। अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया। 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 ठीक है, ध्यान रखना। तो सब अर्थशास्त्री विल्सन थे और अर्थशास्त्री विल्सन साहब के द्वारा भैया जी क्या लगाया गया? अर्थशास्त्री विल्सन साहब के द्वारा बेटा आयकर लगाया गया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो इस अधिनियम से पहली बार अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को जो है ना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। यही अधिनियम था जिस अधिनियम से पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त हुई। तो इसी अधिनियम से भैया गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। करने की शक्ति प्राप्त हुई।
शक्ति प्राप्त, ठीक है। तो बेटा इस अधिनियम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। बेसिकली बोला गया कि विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल अध्यादेश भी जारी कर सकता है और अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह थी, ठीक है। जो अध्यादेश की अधिकतम अवधि थी वह 6 माह थी। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह थी। अधिकतम अवधि 6 माह थी। अवधि 6 माह थी, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो जो अध्यादेश है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि बाबू कितनी थी? 6 माह थी। इसके अलावा द मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि इसी अधिनियम में पहली बार बेटा विभागीय प्रणाली, ठीक है, लागू की गई। विभागीय प्रणाली का मतलब है एक तरह आज जैसे मंत्री परिषद होती है, ठीक है, जैसे आज मंत्री परिषद होती है ना, तो वैसी। तो इसी अधिनियम में पहली बार विभागीय प्रणाली लागू की गई। कानूनों को लागू करने के उद्देश्य से विभागों का गठन किया गया और यही जो विभागीय प्रणाली है भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की जनक कही जाती है, नीम कही जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, पहली बार विभागीय प्रणाली लागू की गई। पहली बार विभागीय प्रणाली लागू की गई। विभागीय प्रणाली लागू की गई। लागू की गई। लागू की गई और यही विभागीय प्रणाली बेटा भारत में मंत्रिमंडल की नींव कही जाती है। भारत में मंत्रिमंडल की जनक कही जाती है। यही विभागीय प्रणाली भारत में मंत्रिमंडल की जनक कही जाती है। जनक कही जाती है, ध्यान रखना। तो ये जो विभागीय प्रणाली है ना, इसको हम भारत में मंत्रिमंडल के जनक कहते हैं। मतलब कानूनों को लागू करवाने के उद्देश्य से, ठीक है, विभागों का गठन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? तो सर कानूनों को लागू करवाने के उद्देश्य से विभागों का गठन किया गया, विभाग बनाए गए। कानूनों को लागू करवाने के उद्देश्य से मैं लिख देता हूं, विभागों को गठन किया गया। कानूनों को लागू करवाने के उद्देश्य से, लागू करवाने के उद्देश्य से, उद्देश्य से विभागों का गठन किया गया। उद्देश्य से विभागों का गठन किया गया। विभागों का गठन किया गया। गठन किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर कानूनों को लागू करवाने के उद्देश्य से भैया जी किसका? विभागों का गठन किया गया, जिससे कि कानून आराम से लागू हो सके। और यही फिर आगे चलकर भारत में मंत्रिमंडल की नींव बनी, ठीक है जी। इसके अलावा इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की काउंसिल में, ठीक है, अब एक 5वां सदस्य जोड़ा हमने। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की काउंसिल में अब 5वां सदस्य जोड़ दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 5वां सदस्य जोड़ा गया, ठीक है जी। तो भैया जी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 5वां सदस्य जोड़ा गया। 5वां सदस्य जोड़ा गया। अभी तक 4 थे, ठीक है, 5वां सदस्य जोड़ा गया, ठीक है, क्योंकि चौथे सदस्य को स्थायी कर दिया ना। जब चौथे सदस्य को स्थायी कर दिया तो यही वो अधिनियम था जिससे कि 5वां सदस्य जोड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, है ना जी। कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर कि कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब सर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया।
ठीक है। तो सर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, फिर से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का ये जो भारत शासन अधिनियम है ये क्यों लाया गया? अगर इन जनरल हम बात करें, इसको अचानक से इसे लाए जाने के पीछे के क्या कारण क्या थे? तो सर सबसे महत्वपूर्ण कारण था 1857 का महाविद्रोह या महान क्रांति। ठीक है, वास्तव में इस क्रांति ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी। ठीक है, अंग्रेजों को लग गया कि इसी तरह से अगर कंपनी की भारत में नीतियां अथवा प्रशासन करने की पद्धति बनी रही तो फिर भारत में हम लंबे समय तक के लिए नहीं है। इनफैक्ट 1857 की क्रांति में उस समय का जो गवर्नर जनरल था कैनिंग का स्टेटमेंट है कि हम तो भारत से अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुके थे, वो तो शुक्र मनाओ जमींदारों का जिन्होंने हमारी हेल्प कर दी और उन्हें, ठीक है, बेसिकली हमको जाने से उन्होंने बचा लिया। ये खुद कैनिंग का स्टेटमेंट है। तो ये तो क्लियर है बहुत अच्छे से कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज भारत से अपना बोरिया बिस्तरा लगभग समेट चुके थे। इतना तीक्ष्ण और इतना तीव्र विद्रोह इतिहास में शायद विरले ही कभी देखने को मिलता है। ठीक है, और लगभग 2 साल लग गए अंग्रेजों को, इतनी, ठीक है, बेहतरीन मशीनरी और इतनी अच्छी उनके पास सैनिक क्षमता होती हुई भी, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में तो ये 2 साल लग गए इसको, ठीक है, तब जाके दब पाया। ठीक है, इस आंदोलन को उन्होंने, ठीक है, कुचल पाया। ये सब बात करें, लेकिन ठीक है, अब अंग्रेज ये बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, बेसिकली ब्रिटिश सरकार, कि अब हम भारत का प्रशासन कंपनी को नहीं देंगे, क्योंकि ये कंपनी की नीतियों के कारण ही भारतीयों ने इतना बड़ा विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इससे अंग्रेजों की छवि धूमिल हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंपनी से पूरा का पूरा भारत का प्रशासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। अब जब कंपनी से प्रशासन छीना गया तो फिर भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम रहा? कुछ भी नहीं, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक नियंत्रण स्थापित करने वाली संस्था है। जब कंपनी से ही भारत का प्रशासन छीन लिया गया तो इन दोनों का क्या काम? तो इसलिए जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से चला आ रहा दोहरा नियंत्रण था। क्यों भैया? क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है, 6 सदस्यीय संस्था, कल ही मैंने पढ़ाया है। 6 सदस्यीय संस्था जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा, एक राज्य सचिव होगा, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। ठीक है, तो वो संस्था खत्म कर दी, उधर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी खत्म कर दी। ठीक है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेसिकली अब नियुक्ति तो करती नहीं थी, प्रशासन ही संभालती थी, क्योंकि नियुक्तियां तो अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी थी 1853 के एक्ट से, वो भी खत्म कर दी। ठीक है ना, इन दोनों संस्थाओं की जगह एक नई संस्था बनी, भारत राज्य परिषद या भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। तो भारत राज्य परिषद या भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद, ये 15 सदस्यीय काउंसिल थी। ठीक है ना, इसमें 15 मेंबर्स होते थे और शर्त ये थी कि इन 15 में से लगभग 9 मेंबर्स, ठीक है, 15 में से 9, मिनिमम, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 9 मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने भारत में, ठीक है, सर्विस की हो, जिन्होंने भारत में सेवा की हो। ठीक है, लगभग मिनिमम 10 साल वो भारत में रहे हों और भारत से आए हुए अभी उन्हें 10 वर्ष से ज्यादा का समय ना हुआ हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली वो अगर 10 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं हुआ तो वर्तमान में भारत में क्या परिस्थितियां हैं वो तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते होंगे, है ना जी। तो ये सबसे बड़ा प्रावधान था। इस तरफ जो गवर्नर जनरल था वो अब वायसराय के रूप में भी कार्य करेगा। गवर्नर जनरल वायसराय की भी भूमिका में आ गया। गवर्नर जनरल वायसराय की भूमिका में भी आ गया। कैसे आया बेटा वायसराय की भूमिका में? ये मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूं, मेरी बात आप फोकस करना, कि जब वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि है तब वो वायसराय है। ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि का मतलब है कि इंग्लैंड के राजा का रिप्रेजेंटेटिव है भारत में। ठीक है, जब वो इंग्लैंड के राजा का रिप्रेजेंटेटिव है भारत में तो वो भारतीय नरेशों से, भारतीय राजाओं से, महाराजाओं से, नवाबों से, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के और ब्रिटिश क्राउन के संबंध निर्धारित कर रहा है। तो उस समय वो वायसराय है। और गवर्नर जनरल है जब वो, ठीक, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, मतलब जब वो भारत में, ठीक है, कानूनों को लागू करवा रहा है, ऐसे कानून जो ब्रिटिश संसद और जो राज्य सचिव और उसकी परिषद ने इसको दिए हैं गवर्नर जनरल को। तो जो कानून ब्रिटिश संसद से बन के आए हैं या जो भारत की राज्य सचिव और उसकी काउंसिल के जो 15 सदस्य उन्होंने जो कानून बनाए हैं, तो उन कानूनों को लागू करवाने का मुख्य अधिकारी है भारत में गवर्नर जनरल। वो 2 काम कर रहा है। ठीक है, 2 काम कर रहा है, लेकिन पद उसका जो है, ठीक है, गवर्नर जनरल का भी है, वायसराय का भी है। ठीक है, तो अब जो बोला जाता है ना कि गवर्नर जनरल वायसराय बन गया, तो ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर जनरल वायसराय नहीं बन गया। ठीक है, वो वायसराय के रूप में एक्ट कब करेगा? जब वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है।
ठीक है, जब वो देसी राजा महाराजाओं से अपने संबंधों को स्थापित करेगा तब वह। क्लियर है? तो इस तरह से अब ये जो बच्चे भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद है, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद का वेतन 1919 के भारत शासन अधिनियम तक, ठीक है, 1919 तक भारतीय राजकोष से दिया गया, भारतीय राजकोष से इनका वेतन जाता था, ठीक है ना। और कुल मिलाकर होम चार्जेस, ठीक है ना, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे होम चार्जेस, होम चार्ज एक ऐसी मत थी, ठीक है, जिससे एक तरफा धन की निकासी भारत से इंग्लैंड की ओर हुई। और इस होम चार्जेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में। चलो ठीक है जी, तो ये बात क्लियर है, ये बात सारी मैंने आपको बता ही दी। फिर आया 1861 का परिषद अधिनियम। अब मैंने आपको बताया परिषद का मतलब क्या होता है, काउंसिल। काउंसिल मतलब कैसी काउंसिल? सर कानूनों का निर्माण करने वाली काउंसिल। तो अभी तक कोई एक ऐसी काउंसिल नहीं थी जो भारतीय विषयों पर, ठीक है, भारत के भीतर ही कानूनों का निर्माण कर सके। हालांकि ठीक है, बेशक गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को 1773 के ही रेगुलेटरी एक्ट से कानून बनाने की कुछ शक्तियां दी गई थी, ठीक है, लेकिन वो जो शक्तियां थी वो बेसिकली बहुत सीमित थी, ठीक है। अब क्योंकि लगातार भारतीय अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो भारत को संवैधानिक अधिकारों का एक लॉलीपॉप देने के लिए भारतीयों को, और भारतीयों को यह दिखाने के लिए कि भाई आप भी हमारे लिए बड़े महत्व के हो, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों के ऊपर बड़ा प्रेशर बढ़ा है कि भारतीयों को शासन प्रशासन में शामिल करो। तो वो दिखावा करने के लिए अंग्रेजों ने एक्ट लाया और 3 भारतीय लोगों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें 2 तो वो नरेश थे जिन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग दिया था, भरपूर सहयोग। एक बनारस के राजा, एक पटियाला के राजा, और तीसरे सर दिनकर राव। तो इनको 1861 के भारत परिषद अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया, केंद्रीय विधान परिषद में। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि 1773 और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से जो हमने लगातार बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों से कानून बनाने के अधिकार को छीना है, ठीक है, इस अधिनियम से हमने कानून बनाने के अधिकारों को फिर से उन्हें दे दिया। मतलब कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब क्या किया गया? कानून बनाने की शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। फिर से उनको सारे के सारे अधिकार दे दिए कि वो अपने राज्य क्षेत्र के लिए बंबई और मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल कानून बना सकते हैं, ठीक है। इस अधिनियम से बच्चों बहुत कुछ नया हुआ। सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक, बजट, लेकिन गैर सरकारी सदस्य जो कि बेसिकली मतलब किसी भी विभाग से संबंधित कोई अधिकारी नहीं थे, उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा। तो गैर सरकारी सदस्य ठीक बजट पर प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, बहुमत सरकारी सदस्यों का था, ठीक है। पहली बार अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा इनकम टैक्स लगाया गया, आयकर लगाया गया, ठीक है ना। कुछ विशेष अवस्था में जो गवर्नर जनरल है, जो कार्यकाल पालिका का प्रमुख है, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, तो गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है, कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है गवर्नर जनरल। और इस अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह की, 6 माह तक बेटा अध्यादेश एज ए कानून बना रह सकता है, 6 माह तक ये एज ए कानून बना रह सकता है अध्यादेश। क्लियर है? और फिर ठीक है ना, एक विभागीय प्रणाली स्टार्ट की, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की जनक कही जाती है, पोर्टफोलियो प्रणाली भी इसको कहते हैं, विभागीय प्रणाली। और ये बड़ी महत्वपूर्ण थी बच्चे, जो विभागीय प्रणाली थी, ठीक है। यही सब मैंने आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट अगला एक और परिषद अधिनियम है, ठीक है, जो है 1892 का परिषद अधिनियम, 92 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम। ठीक है जी, नेक्स्ट तो अगला जो है बेटा वो है 1892 का परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम, ठीक है। अब इस 1892 के परिषद अधिनियम से क्या क्या परिवर्तन हुए? इस 1892 के परिषद अधिनियम में मेरे प्यारे बच्चे, जो गैर सरकारी सदस्य थे ना, जो गैर सरकारी सदस्य, उनको भी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। अब मतलब गैर सरकारी सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि। तो इस अधिनियम से क्या हुआ? गैर सरकारी सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि, गैर सरकारी सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि, सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि, अधिकारों में वृद्धि, अधिकारों में वृद्धि, ठीक है। गैर सरकारी सदस्यों के राइट्स में बच्चों वृद्धि की गई इससे। और अब उनको भी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, उनको भी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, उनको भी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। ठीक है, तो सर उनको भी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया कि मतलब वो भी बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इनफैक्ट बजट पर ही नहीं बल्कि वह सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न कर सकते हैं। उन्हें सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न करने का अधिकार मिला है ना भैया जी। तो वो सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न कर सकते हैं, वह सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न कर सकते हैं, सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न करने का अधिकार, सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न करने का अधिकार मिला, प्रश्न करने का अधिकार। करने का अधिकार। वह सरकारी नीतियों पर भी क्या कर सकते हैं, सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। जो गैर सरकारी सदस्य हैं वह सरकारी सदस्यों से सार्वजनिक हित के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों से सार्वजनिक हित के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सार्वजनिक हित के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हित के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा वो सार्वजनिक हित के विषयों पर भी क्या कर सकते हैं, वह सार्वजनिक हित के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो सार्वजनिक हित के विषय है वहां पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है जी बच्चे, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये तो दिए गए कुछ अधिकार, लेकिन सबसे पहले बच्चे प्रश्न पूछने पर जो सरकारी सदस्य हैं उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रश्न पूछने पर उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। जो सरकारी सदस्य है वह प्रश्न पूछने पर उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, प्रश्न पूछने पर उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, तो सर प्रश्न पूछने पर वह उत्तर को देने के लिए बिल्कुल भी बाउंडेड या बाध्य नहीं है। दूसरा, प्रश्न के ऊपर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, जिसको कहते हैं पूरक प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप प्रश्न के ऊपर प्रश्न मतलब पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। और अभी भी जो बहुमत है वह सरकारी सदस्यों का है इस अधिनियम में भी। ठीक है, तो इस अधिनियम में भी बहुमत सरकारी सदस्यों का है, बहुमत सरकारी सदस्यों का है, बहुमत सरकारी सदस्यों का है। बहुमत किसका है सर, बहुमत सरकारी सदस्यों का है। तो प्रश्न पूछने पर उत्तर देने के लिए बाउंडेड नहीं है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, और बहुमत सरकारी सदस्यों का है। किसका है बेटा, सरकारी सदस्यों का है। ठीक है, इस अधिनियम से भी 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया। ठीक है जी, इस अधिनियम से भी 3 भारतीयों को, इस अधिनियम से भी 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया, 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया, केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया, केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया। तो इस अधिनियम से भी हमने 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया। एक गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले, दूसरे बनर्जी, SN बनर्जी, तीसरे, ठीक है ना, फिरोज शाह मेहता, गोखले, बनर्जी और मेहता। ठीक है सर, तो इस अधिनियम से 3 भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया, गोखले, बनर्जी और मेहता। क्लियर है। लेकिन इस अधिनियम की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस अधिनियम में पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया।
लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो इस अधिनियम में पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया, मतलब सदस्यों को चुनने के लिए बेटा इलेक्शन मेथड अपनाया गया। पहली बार निर्वाचन पद्धति, तो पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया, पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है जी, ध्यान रखना है। तो ऐसा पहली बार हुआ, बच्चों मेरे साथ बोलो, ऐसा पहली बार हुआ कि निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया, पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया, परंतु निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया, नहीं किया गया। नहीं किया गया। ठीक है, तो पहली बार निर्वाचित पद्धति का प्रयोग किया गया जी, पहली बार निर्वाचित पद्धति का प्रयोग किया गया, लेकिन बेटा निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो पहली बार निर्वाचित पद्धति का प्रयोग, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये जो अधिनियम है ना आपका 1892 का परिषद अधिनियम, तो 1892 का परिषद अधिनियम ये है बच्चे कि ये 1861 के ही परिषद अधिनियम में, ठीक है, कुछ अधिकार फालतू दे देता है। तो 1861 के परिषद अधिनियम में कुछ अधिकार फालतू दे देता है, जैसे गैर सरकारी सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि हुई। जो गैर सरकारी सदस्य हैं नो डाउट उनके अधिकार बढ़े। ठीक है, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार उनको मिल गया। ठीक है, इससे पहले तो गैर सरकारी सदस्य 1861 के परिषद अधिनियम में तो गैर सरकारी सदस्य बेचारे बजट पर प्रश्न भी नहीं कर सकते थे। कम से कम इस बार उनको बजट पर प्रश्न करने का अधिकार तो दिया गया कि वो बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न पूछने पर जो सरकारी सदस्य होगा, ठीक है ना बेटा, जो सरकारी सदस्य होगा, जो वित्त मंत्री होगा, वो उसका उत्तर देने के लिए बाउंडेड नहीं है। ठीक है ना, तुम चाहे लाख बेशक कितने भी प्रश्न पूछ लो, उधर से बंदे का मन हुआ तो वो रेस्पॉन्स करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो ये बाउंडेड नहीं है कि वो आपके सवाल का जवाब दे ही दे, तो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा सर, ठीक है ना, सरकारी नीतियों पर भी प्रश्न पूछने का गैर सरकारी सदस्यों को अधिकार दिया गया। सार्वजनिक हित के विषयों पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आप प्रश्न के ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते जी। ठीक है सर, आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक है, आप सरकारी बहुमत, जो सरकारी सदस्य थे बहुमत उन्हीं का था। ठीक है, 3 भारतीयों को फिर से केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तीनों ही उदारवादी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इनको शामिल किया गया, जिससे कि लगातार, ठीक है, भारतीयों के संवैधानिक, ठीक है, अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो इनको शामिल करके विधान परिषद में एक ये मैसेज देने का प्रयास किया अंग्रेजों ने कि देखो अब तो हम भारतीयों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी देने लगे। उनको विधान परिषद में शामिल करके कानून के निर्माण में, ठीक है ना, उनकी हेल्प लेने लगे। ठीक है जी। इसके बाद निर्वाचन पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इस अधिनियम से पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग हुआ, इलेक्शन मेथड का, लेकिन जो टर्म है निर्वाचन, इलेक्शन, वो यूज नहीं किया गया, वो यूज नहीं किया गया। चलो ठीक है, तो अभी हालांकि हमारे पास समय है और हम 1919 का 1909 का परिषद अधिनियम भी करा सकते हैं, 1909 का परिषद अधिनियम, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। ये 3 एक्ट मैंने पढ़ाए, ठीक है, आपको न केवल पढ़ाए बल्कि, ठीक है, एक एक बार मैंने रिवीजन भी करवाया। ठीक है, आप बस इसको एक एक बार रिवीजन और कर लेना है इनका। जब इनका एक और बार आप रिवीजन कर लोगे तो आप पाओगे कि फिर कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो एक्ट हैं वो कल वाले होंगे, मतलब जो मैं कल पढ़ाऊंगा 1909, 1919 और 1935। कसम से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट यही है
ठीक है, इन्हीं तीनों एक्ट से प्रश्न पूछा जाता है, या तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, या 1784 के पिटसिंडी एक्ट से, या फिर 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट से, या फिर 1909, 1919 और 1935, जिनको मैं कल पढ़ाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं शहजाद, फिर कमेंट लगे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य पहले पढ़ाना है, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया जी, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके बाय। ठीक है, आप लोग सेलिब्रेट करो न्यू ईयर, कहीं जाओ घूम के आओ, ठीक है, फ्रेश, ठीक है, एनर्जी जहां पे भी आपको मिलती हो, ठीक है, फ्रेश वाइब्स आती हो, किसी पॉजिटिव स्थान पे जाओ, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, कहीं पर भी, ठीक है, जैसी आपकी मान्यता है वहां पे जाएं, परमपिता परमात्मा से अपने लिए कुछ मांगे, ये जरूर मांगे कि इस साल वर्दी हो जाए, ठीक है। थैंक यू।